यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए रिवीजन लेक्चर कैपिटल गेन टॉपिक का। तो सबसे पहली चीज, सर कैपिटल गेन कब लगता है? तो कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन होती है 45 सबसेक्शन 1। 45 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो इस डेफिनेशन से सबसे पहली चीज तो ये सामने आती है कि कैपिटल गेन आपको उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपकी असेट ट्रांसफर होती है। तो ट्रांसफर अगर इस साल हुई तो कैपिटल गेन इस साल लगेगा। अब एक और चीज समझना, कैपिटल गेन लगने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो कैपिटल असेट होनी चाहिए और दूसरा उस कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए। सर कैपिटल असेट किसको बोलते हैं? उसका डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 14 में। और सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 14 कैपिटल असेट की बात करता है। कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by एसएससी whether it is movable, immovable, tangible, intangible, whether it is connected with your business or not। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by एसएससी whether it is movable, immovable, tangible, intangible, whether it is connected with your business or not, that is called capital asset। लेकिन एक चीज समझना, कैपिटल असेट में से इन्होंने चार चीजों को, चार असेट को बाहर कर रखा है। ये चार असेट कैपिटल असेट नहीं है। पहला, स्टॉक इन ट्रेड। आपका जो स्टॉक इन ट्रेड है वो कैपिटल असेट नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे तो बिजनेस में इनकम जाएगी, कैपिटल गेन में नहीं आनी चाहिए। तो स्टॉक इन ट्रेड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। दूसरा, तुम्हारा मूवेबल पर्सनल असेट। जो भी मूवेबल पर्सनल असेट है वो कैपिटल असेट नहीं है। मूवेबल पर्सनल असेट मींस असेट व्हिच इज यूज्ड बाय एसएससी और हिज फैमिली मेंबर फॉर द पर्सनल पर्पस, दैट इज कॉल्ड योर मूवेबल पर्सनल असेट। वो कैपिटल असेट नहीं है। तो जो भी तुम्हारी कार है, बाइक है, वो सब कैपिटल असेट नहीं है। घर का फर्नीचर, यूटेंसिल इज नॉट अ कैपिटल असेट। लेकिन एक बात समझना, इसमें भी 6 एक्सेप्शन है। दैट इज ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। क्या बोला मैंने? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये जो 6 एसेट है ना, ये मूवेबल पर्सनल एसेट है, बट ये कैपिटल एसेट मानी जाएगी। इनको अगर आप बेचोगे तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। तीसरा, मैंने बोलता हूं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल एसेट। अगर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया बेचते हो, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ही आता है, सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे किसको? तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया। बट क्वेश्चन ही आता है, रूरल एरिया किसको बोलेंगे? रूरल एरिया इज एरिया विच इज नॉट अ अर्बन एरिया। बट सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया? इज अर्बन एरिया इज एरिया विच इज नॉट अ रूरल एरिया? आंसर इज नो। अर्बन एरिया को डिफाइन कर रखा है। और अर्बन एरिया किसको बोलते हैं समझने की कोशिश करना। ऐसा कोई भी म्युनिसिपैलिटी का एरिया जहां का लास्ट सेंसस के हिसाब से, लास्ट में जो जनसंख्या गणना हुई थी उसके हिसाब से उस एरिया का, उस म्युनिसिपैलिटी का, उस कंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, दैट इज कॉल्ड योर अर्बन एरिया। तो पॉपुलेशन अगर 10,000 और मोर है, दैट एरिया इज कॉल्ड अर्बन एरिया। अब एक चीज समझना, इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी तुम्हारा अर्बन बन जाएगा। इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, देन बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया बन जाएगा। एंड इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, देन बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया है, वो भी तुम्हारा अर्बन एरिया बन जाएगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला? अर्बन एरिया किसको बोलेंगे? इधर देखो, ऐसा म्युनिसिपैलिटी का एरिया जहां का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, दैट इज कॉल्ड अर्बन एरिया। मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन बन जाएगा। मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन बन जाएगा। मोर देन 10 लाख, बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया है, वो भी अर्बन बन जाएगा। तो अगर इस अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड है, वो तो कैपिटल असेट है। बट अगर मान लो इस एरिया के बाहर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, दैट इज कॉल्ड योर रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और वो तुम्हारी कैपिटल असेट नहीं होती है। उसके बाद में एक और चीज समझना, जो भी गोल्ड बॉन्ड 1999 है और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 है, वो कैपिटल असेट नहीं है। तो गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 वो कैपिटल असेट नहीं है। उसको जब आप बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, जो भी तुम्हारे एफआईआईज है, एफआईआईज का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से अगर वो कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं इंडिया में, तो वो हमेशा कैपिटल असेट ही मानी जाएगी, उनको हमेशा कैपिटल गेन होगा। तो एफआईआई जो होते हैं वो इंडिया में अगर सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं, देन इट्स ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल असेट और कैपिटल गेन ही होगा। तो देखो बेटा, मैं अगर आपको बोलूं कैपिटल असेट किसको बोलेंगे, तो कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद योर बिजनेस और नॉट। बट एक्सक्लूड क्या हो जाएगी? 4 चीजें। पहला, स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा, मूवेबल पर्सनल असेट, बट एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। उसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। एक और चीज समझना, ये गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, इसका जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट भी पूरा एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(15). उसके बाद में
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ये आता है सर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसफर मींस जब आप असेट को ट्रांसफर कर देते हो तो वो ट्रांसफर हो रहा है। बट ट्रांसफर किसको बोलेंगे? तो ट्रांसफर का मतलब या तो आप सेल करते हो, एक्सचेंज करते हो, या रेलिंक्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट। रेलिंक्विशमेंट एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है अगर मान लो किसी भी असेट से आपका राइट चला जाता है, दैट इज कॉल्ड योर रेलिंक्विशमेंट ऑफ राइट इन दैट पर्टिकुलर असेट। तो देखो ट्रांसफर का मतलब या तो आप सेल करते हो या एक्सचेंज करते हो, रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन दैट असेट, या फिर अगर मान लो आपकी कैपिटल असेट है उसको आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, वो भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाता है। या कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, आपकी कैपिटल असेट गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर्ड कर लेती है, वो भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाता है। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी में पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर पोजीशन किसी को ट्रांसफर हो जाता है तो वो भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाता है। और रिडेम्पशन ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो जीरो कूपन बॉन्ड्स का रिडेम्पशन है, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर। एंड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑल होती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखो रजिस्टर्ड ओनर है वो आपके बिल्डिंग का कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, आप उसके शेयर होल्डर होते हो, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है, तो आप शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करते हो तो वो भी ट्रांसफर माना जाता है। तो देखो ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी possession is transfer, it is treated as transfer, and in case of the cooperative housing society and all, if share certificate is transfer, it is treated as the transfer। अब एक चीज समझना, कैपिटल असेट दो टाइप की होती है, एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सर कैसे पता चलेगा लॉन्ग टर्म कौन सी है और शॉर्ट टर्म कौन सी है? तो देखो सबसे पहले पार्ट ए में आओ, इधर देखो, एनी सिक्योरिटी, अगर कोई भी सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट, यूनिट को छोड़ के, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, या फिर यूटीआई का यूनिट्स है, या म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट है, या जीरो कूपन बॉन्ड्स है, इनके केस में 1 ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा। तो मैंने क्या बोला? देखो एनी सिक्योरिटी लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यूटीआई का यूनिट, म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट एंड जीरो कूपन बॉन्ड, इनके केस में 1 ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा। जो भी तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है और किसी भी कंपनी का शेयर, वो लिस्टेड वाले को छोड़ के, जो इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसको छोड़ के कोई भी कंपनी का शेयर है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके केस में 2 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा। और बाकी जितनी भी असेट है उसके केस में 3 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा। अब एक बात समझना, अगर असेट है वो पर्टिकुलर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर से ज्यादा होल्ड की है तो वो आपका क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। अदरवाइज वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म। भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जब आप बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को जब आप बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। उसके बाद में सर कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल है कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करना। देखो सबसे पहले आप ले लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में ग्रॉस कंसिडरेशन, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस को लेस कर दो, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस कर दो और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को लेस कर दो, आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन का अमाउंट। अब एक और चीज समझना है यहां पे, कभी कभी क्या होता है कि आप अगर एक प्लॉट था जो मैंने 15 साल पहले खरीदा था, लास्ट ईयर उस पे मैंने बिल्डिंग बनाई, अब मैंने पूरी बिल्डिंग को प्लॉट के साथ में इस साल बेच दिया, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर जो बिल्डिंग लास्ट ईयर ही बनाई है वो तो शॉर्ट टर्म है, तो क्वेश्चन ये आता है बिल्डिंग और प्लॉट को मैं अलग अलग कैपिटल गेन कैलकुलेट करूं या दोनों का साथ में ही? राइट आंसर इज, यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो ये बोलता है कि जब आपका प्लॉट लॉन्ग टर्म था और बिल्डिंग लास्ट ईयर ही बनाई है तो बिल्डिंग और प्लॉट को अलग अलग करो। प्लॉट जो है उस पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो बिल्डिंग है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद में एक और चीज समझना, मैंने आपको क्या बोला कि कैपिटल गेन कैसे निकालने का? सबसे पहले ले लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लेकिन एक चीज समझना, अगर कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है, तुम्हारी जो कैपिटल असेट है वो अगर लॉन्ग टर्म है, तो बेटा ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इन दोनों को आपको इंडेक्स करना पड़ेगा। मींस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे। लेकिन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे करेंगे? तो सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कैसे करना है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, मल्टीप्लाई करो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मींस जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ उस ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो, और डिवाइड करो इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच असेट फर्स्ट एक्वायर्ड बाय एसएससी, मतलब जिस ईयर में परचेज किया था उस ईयर के इंडेक्स से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंप्रूवमेंट को कैसे इंडेक्स करोगे? तो जो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको मिल जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब एक और चीज समझना है, यहां पे ये इंडेक्स नंबर आपको दे रखे हैं, आपको ये इंडेक्स नंबर एग्जाम में दे रखे होंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको याद सिर्फ 2 रखने हैं। एक तो 12 का इंडेक्स नंबर 100 है और तुम्हारे लिए 2021 का 301 है, तुम्हारे एग्जाम के लिए 2021 उसका 301 है, 12 का आपका 100 है। ये 2 इंडेक्स नंबर आपको याद रखने की जरूरत है। अब एक और चीज समझना, सर आप बोल रहे हो इंडेक्स नंबर 12 से स्टार्ट हुआ, तो अगर कोई एसेट हमने 14 2001 से पहले खरीदा हुआ है
तो 14,2001 से पहले खरीदा हुआ है, तो उस असेट के लिए आप कॉस्ट क्या लोगे पता है? जो भी तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट है और एफएमवी एज ऑन 14,2001 विच एवर इज हायर, मींस जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट लगी थी और एफएमवी एज ऑन 14,2001 विच एवर इज हायर है, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर इंप्रूवमेंट आपने 14,2001 से पहले कराया है, इंप्रूवमेंट आपने 14,2001 से पहले कराया है, तो 14,2001 के पहले का इंप्रूवमेंट आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट का इफेक्ट ऑलरेडी एफएमवी एज ऑन 14,2001 में आ चुका होता है, तो उस इंप्रूवमेंट को आपको इग्नोर करना है। अब एक चीज समझना, यहां पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा अमेंडमेंट आया इस साल, आपके लिए अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, और ये अमेंडमेंट क्या बोलता है समझने की कोशिश करना, जो मैंने इस पेज पे दे रखा है कि जब भी आप क्या करते हो 14,2001 से पहले का असेट है, तो उसके लिए अपन क्या लेते हैं? कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 14,2001। एक चीज ध्यान रखना, ये एफएमवी एज ऑन 14,2001 है ना, ये एफएमवी एज ऑन 14,2001 आपके एसडीवी एज ऑन 14,2001 से ज्यादा नहीं हो सकता। एसडीवी का मतलब होता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की यहां बात हो रही है। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपने जैसे कोई घर खरीदा हुआ है, 1992 में 10 लाख में खरीदा था, एफएमवी दे रखी है मान लो 20 लाख, तो आप 20 लाख लोगे। लेकिन एक चीज समझना, ये एफएमवी कभी भी आपका 20 लाख जो एफएमवी है, ये कभी भी एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकता एज ऑन 14,2001, अगर एसडीवी दे रखा है तो। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 14,2001 दे रखा है, तो एसडीवी से ज्यादा एफएमवी कभी नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपकी कॉस्ट 92 में खरीदा था 10 लाख था, एफएमवी 20 लाख और एसडीवी दे रखा है 15 लाख, तो आप क्या लोगे? 15 लाख लोगे आपकी कॉस्ट, और 15 लाख पे आप इंडेक्स करोगे। सो इन सिंपल वर्ड आई कैन से दैट एफएमवी एज ऑन 14,2001 शुड नॉट बी मोर देन द एसडीवी एज ऑन 14,2001 इफ एसडीवी इज अवेलेबल एज ऑन 14,2001। दिस इज अमेंडमेंट फ्रॉम दिस ईयर ओनली। उसके बाद में अब एक चीज समझना, ये तो आपका हो गया फर्स्ट प्रोवाइजो, उसके सेकंड प्रोवाइजो। अब एक फर्स्ट प्रोवाइजो होता है जो सीए इंटरमीडिएट के लिए कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। उसमें यह है कि अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है, वो नॉन रेजिडेंट जो है उसने अगर इंडिया में इंडियन कंपनी के शेयर या इंडियन कंपनी के डिबेंचर खरीदे, तो उसका कैपिटल गेन हम फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करते हैं, और फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करने के बाद उसको रिकन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी। अब उससे रिलेटेड रूल्स कैसे करने का है वो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है, सो यू कैन इग्नोर दैट। उसके बाद एक बात समझना, थर्ड प्रोवाइजो ये बोलता है कि जब भी सेक्शन 112 लगता है, ये 112 क्या है लास्ट में पता चलेगा कि वो एलटीसीजी मोर देन 1 लाख है, तो इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। 112 लगता है तो फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मींस ना तो वो नॉन रेजिडेंट के केस में, और दूसरा ना इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर 112 लगता है तो आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं लगता। उसके बाद में एक फोर्थ प्रोवाइजो ये बोलता है कि भैया, फोर्थ प्रोवाइजो आपको ये बोलता है कि भैया डिबेंचर और बॉन्ड्स के केस में आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी डिबेंचर एंड बॉन्ड्स होते हैं उसके केस में आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले लॉन्ग टर्म हो। मतलब 10 साल पहले आपने डिबेंचर या बॉन्ड्स खरीदे थे तो भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डिबेंचर एंड जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक लोन माना जाता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसके लिए इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है, पहला तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। मैंने क्या बोला? कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। तो जो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स है एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई है, वहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, वहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई है, और अगर कोई इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल अगर मैच्योरिटी पे उसको ट्रांसफर करता है तो कैपिटल गेन ही नहीं लगता सेक्शन 47 की वजह से। मैंने क्या बोला? अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है और मैच्योरिटी पे अगर उसका ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में कैपिटल गेन ही नहीं लगता, लेकिन मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफर करता है तो कैपिटल गेन लगेगा और उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। उसके बाद फिफ्थ प्रोवाइजो है, उसको भी आप इग्नोर करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सेवेंथ प्रोवाइजो पे चलते हैं। सेवेंथ प्रोवाइजो ये बोलता है कि एसटीटी जो होता है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब भी आप शेयर्स बेचते हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से वगैरह, तो वहां पे एसटीटी लगता है, दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एसटीटी अपने कैपिटल गेन में अलाउ नहीं होता, मींस एसटीटी अगर आपने सेल के टाइम पे किया है तो वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। एसटीटी आपने सेल के टाइम पे किया है तो वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, और एसटीटी अगर आपने परचेज के टाइम पे किया है तो वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं, एसटीटी इज नॉट अलाउड अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में एसटीटी अलाउ नहीं होता। उसके बाद अपन सेक्शन 55 चालू करते हैं। 55 इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर इंटेंजिबल असेट की कॉस्ट क्या लेंगे? तो यहां पे कुछ इंटेंजिबल असेट दे रखी है और ये लोग बोलते हैं ये इंटेंजिबल असेट की कॉस्ट है, वो अगर सेल्फ जनरेटेड है तो आपको निल लेने का है, और अगर परचेज की हुई है तो आपको परचेज प्राइस लेने का है। कौन कौन सी यहां पे इंटेंजिबल असेट है? सबसे पहला गुडविल ऑफ बिजनेस, नॉट प्रोफेशन। प्रोफेशन का गुडविल यहां पे कवर नहीं है।
देखो, मैंने बोला गुडविल ऑफ बिजनेस, दूसरा पेटेंट कॉपीराइट, तीसरा ट्रेडमार्क, चौथा ब्रांड नेम, पांचवा राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लूम आर्ट्स एंड रूट परमिट। ये इंटेंजिबल एसेट ऐसी है सर, इसकी कॉस्ट क्या लेंगे? अगर आपने परचेज कर रखी है तो आपको परचेज प्राइस लेना है, और अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो इनके केस में आपको निल लेना है। अब एक और चीज समझना, इन इंटेंजिबल एसेट के केस में आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा 1/4/2001 का बेनिफिट? बिकॉज आप एफएमवी निकाल ही नहीं सकते, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते एज ऑन 1/4/2001। तो भले परचेज है या आपका सेल्फ जनरेटेड है, एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन गुडविल ऑफ प्रोफेशन है और वो सेल्फ जनरेटेड है तो कैपिटल गेन नहीं लगता। अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे गुडविल ऑफ बिजनेस है वही कवर किया हुआ है। गुडविल ऑफ प्रोफेशन सेल्फ जनरेटेड, उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगता, क्योंकि उसकी आप कॉस्ट डिटरमाइन कर ही नहीं सकते और कॉस्ट निल लेने का बोला हुआ नहीं है। तो यहां पे गुडविल ऑफ बिजनेस है तो कैपिटल गेन लगेगा, बट गुडविल ऑफ प्रोफेशन सेल्फ जनरेटेड है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर बोनस शेयर का कॉस्ट क्या लेते हैं? तो बोनस शेयर का कॉस्ट निल लेते हैं, हमेशा बोनस शेयर का कॉस्ट निल लेने का। लेकिन एक चीज समझना, अगर बोनस शेयर 1/4/2001 से पहले वाला है तो 1/4/2001 से पहले वाला है तो हमेशा कोई भी एसेट 1/4/2001 के पहले वाली है उसके लिए कॉस्ट क्या लेते हैं? जो उसकी कॉस्ट थी और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001, तो यहां पे कॉस्ट तो निल थी बट एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर बोनस शेयर 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है तो जो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है वो उसकी कॉस्ट बन जाएगी। अब एक और चीज समझना, बोनस शेयर के केस में एक बार एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 भी मिल सकता है अगर 112 लगता है। तो ये 112 क्या है अपन आगे जाके बात करेंगे। उसके बाद अपन चलते हैं राइट शेयर पे। सर राइट शेयर की कॉस्ट क्या होती है? जैसे मान लो कंपनी ने मुझे राइट दिया, तो कंपनी ने मुझे राइट दिया तो राइट शेयर की कॉस्ट क्या होगी? जितना मैंने कंपनी को पे किया वो मेरे राइट शेयर की कॉस्ट है। लेकिन एक बात समझना, कभी कभी क्या होता है कि मैं राइट को रिनाउंस कर देता हूं, मेरे को राइट शेयर नहीं लेना था, आपने बोला कि सर है ना राइट शेयर हमको दे दो, हम आपको एक शेयर का 10 रुपया देंगे। मेरे पास राइट शेयर 200 राइट थे तो 200 राइट मैंने आपको 10 रुपए से दे दिया तो मुझे 2000 रुपीज मिला। तो राइट अगर आप किसी को बेचते हो, राइट शेयर नहीं बेच रहा हूं मैं, आपको राइट बेच रहा हूं, जिसको बोलते हैं राइट का रिनाउंसमेंट करना। तो राइट का रिनाउंसमेंट करते हैं तो उसमें भी कैपिटल गेन लगेगा। तो जैसे ही मैंने आपको दिया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आ जाएगा? रिनाउंसमेंट प्राइस। कॉस्ट क्या आएगा? निल। राइट के लिए मुझे कोई कॉस्ट नहीं लगा था और जो रिनाउंसमेंट प्राइस था वही आपका सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। मेरे हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा जब मैं राइट को रिनाउंस करूंगा। अब आप मुझे बोलोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों आएगा? क्योंकि राइट का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है पता है? जिस दिन कंपनी ने मुझे राइट दिया था और जिस दिन मैंने आपको रिनाउंस किया, ये जो पीरियड है ये कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके लिए हमेशा मेरे हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। अब एक बात समझना, आप जो राइट मेरे से खरीदते हो, राइट खरीदते हो, फिर कल उठ के आप कंपनी से शेयर भी लोगे तो आपके लिए शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा पता है? जितना कंपनी को आपने पे किया और जितना बीबी सर को राइट के लिए पे किया, दोनों की टोटल है वो आपके शेयर का कॉस्ट आ जाएगा। अब एक चीज समझना, हमेशा शेयर एंड सिक्योरिटी में पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेते हैं? अलॉटमेंट की डेट से। मतलब जिस दिन आपको शेयर सिक्योरिटी अलॉट होता है अलॉटमेंट की डेट से लेके, और जिस दिन आप ट्रांसफर करोगे वो तुम्हारा पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, जो ये स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी एनएससी वगैरह, पहले क्या था? ये एओपी बीओआई था, अब कंपनी बन गया। एओपी बीओआई में पहले मेंबरशिप लेनी पड़ती थी, मेंबरशिप कार्ड मिलता था। अब जैसे ही वो कंपनी बन गया, कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया स्टॉक एक्सचेंज का, तो वहां पे आपको क्या मिल गया? उसकी जगह शेयर और ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट मिला। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई पर्सन है जिसके पास पहले मेंबरशिप कार्ड था बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, अब वो बीएससी लिमिटेड हो गया, उसके शेयर मिल गए, तो शेयर की कॉस्ट क्या आएगी? तो शेयर की कॉस्ट वही आएगी जो ओरिजिनल मेंबरशिप कार्ड की कॉस्ट थी, और ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट है उसकी कॉस्ट आपको निल लेने का। ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट की कॉस्ट क्या लेना है? निल लेना है। इनके केस में भी एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। इसको छोड़ के बाकी एसेट के केस में कॉस्ट क्या लेंगे? जो कॉस्ट लगी थी वही लेंगे। लेकिन अगर कोई एसेट 1/4/2001 से पहले वाली है तो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 और कॉस्ट विच एवर इज हायर। लेकिन ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एफएमवी जो है वो कभी भी एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकती है करके, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट क्या लेने का? तो इंप्रूवमेंट जो भी 1/4/2001 के बाद करोगे वो इंप्रूवमेंट आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो गुडविल ऑफ बिजनेस है, पेटेंट कॉपीराइट है एंड राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इसके केस में इंप्रूवमेंट दे रखा है तो भी निल लेने हैं। मैंने क्या बोला? जो भी गुडविल ऑफ बिजनेस है, पेटेंट कॉपीराइट है एंड राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन है, उसके केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑलवेज आपको निल लेने का है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑलवेज आपको क्या लेना है? निल लेने का है। और बाकी के केस में इंप्रूवमेंट एज ऑन 1/4/2001 के बाद वाला है वो लेने का है, उसके पहले का है तो आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब अपन आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 45 सब सेक्शन, एक बात बताओ, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 वाज चार्जिंग सेक्शन। वो सेक्शन क्या बोलती थी कि भैया अगर कोई भी असेट, कैपिटल असेट आप ट्रांसफर करते हो तो कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगता है? जिस ईयर में ट्रांसफर होता है। जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उस ईयर में कैपिटल गेन लगता है। लेकिन गाइस इसके 4 एक्सेप्शन है।
और ये 4 एक्सेप्शन क्या बोलते हैं कि 4 एक्सेप्शनल केसेस में आपका ट्रांसफर किसी और ईयर में होगा, कैपिटल गेन किसी और ईयर में लगेगा। और उसका सबसे पहला एक्सेप्शन है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपकी कैपिटल असेट है उसको आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हो, तो देखो अगर आपकी कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ, लेकिन आपको टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? जिस ईयर में आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा। जिस ईयर में आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा उस ईयर में आपको टैक्स लग जाएगा। अब एक बात समझना, यहां टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? एक तो कैपिटल गेन होगा और एक बिजनेस में इनकम आएगी। कैपिटल गेन कैसे आएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा एफएमवी एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन और माइनस उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेके वो कैपिटल गेन आया। और बिजनेस में इनकम कैसे निकालोगे? सेल प्राइस ऑफ द स्टॉक और माइनस करोगे एफएमवी ऑफ दैट असेट। मतलब एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन वो कॉस्ट बन जाएगा जो इधर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था कैपिटल गेन के लिए, बिजनेस के लिए वो कॉस्ट बन जाएगा और ये बिजनेस का इनकम आएगा। अब एक चीज समझना, ये कैपिटल गेन और बिजनेस का इनकम ये दोनों पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सोल्ड करोगे। जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सोल्ड करोगे उस ईयर में ये दोनों पे टैक्स लगेगा, बिजनेस इनकम एज वेल एज कैपिटल गेन। अब एक और चीज समझना, अगर स्टॉक इन ट्रेड अगर आप प्रोपोर्शनेटली सेल करते हो तो क्या कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस। अगर आप स्टॉक इन ट्रेड है उसको अगर प्रोपोर्शनेटली बेचते हो तो आपका कैपिटल गेन है वो भी प्रोपोर्शनेटली लगेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक सीबीडीटी का सर्क्यूलर है कि आपको पता है 54 ईसी में जो एनएचआई आरईसीएल के वगैरह आप बॉन्ड्स खरीदते हो वो बॉन्ड्स कब तक खरीदने पड़ते हैं? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन इस केस में अगर मान लो वो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड है तो वो 6 मंथ का टाइम लिमिट है, वो ट्रांसफर की डेट से नहीं काउंट होगा, वो काउंट होगा जिस डेट पे आप स्टॉक को बेचोगे, जिस डेट पे आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे उस डेट से वो काउंट होगा 6 महीने का टाइम। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि अगर आपका पहले स्टॉक इन ट्रेड था उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया तो क्या होगा? देखो स्टॉक इन ट्रेड था और उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया तो क्या होगा? तो बड़ा सिंपल है, देखो जैसे स्टॉक इन ट्रेड था उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर देते हो तो कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है पहले वो बिजनेस में टैक्सेबल कर दो और उसके बाद में आपका कैपिटल गेन में क्या होगा कि भैया जो एफएमवी जो वो बिजनेस में टैक्सेबल हुआ है वही एफएमवी कैपिटल असेट के लिए कॉस्ट माना जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे बिजनेस में टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप कन्वर्ट करोगे इनटू कैपिटल असेट और कैपिटल गेन में टैक्स उस साल में लगेगा जिस ईयर में आप कैपिटल असेट को बेचोगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, आप समझोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं 45.5। 45.5 इज अ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट। एक बात बताओ, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था? जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उस ईयर में टैक्स लगता है, लेकिन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट है वो केस में क्या होता है? आपका ट्रांसफर उस ईयर में माना जाता है जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एक्वायर्ड किया, लेकिन आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलता है। तो जिस ईयर में आपको कंपनसेशन मिलता है उस ईयर में टैक्स लगेगा। ट्रांसफर कौन से ईयर में होगा? जिस ईयर में आपका प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर्ड हो गया, लेकिन टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? जिस ईयर में कंपनसेशन मिलता है। अब एक बात समझना, जैसे कंपनसेशन पहले मिला अपने को इनिशियल कंपनसेशन, तो इनिशियल कंपनसेशन मिला तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इनिशियल कंपनसेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको कैपिटल गेन टैक्स लग गया। कौन से ईयर में? जिस ईयर में इनिशियल कंपनसेशन मिला। अब आगे जाके हमको कुछ एनहांस कंपनसेशन भी मिला या एडिशनल कंपनसेशन मिला, तो जिस ईयर में एडिशनल कंपनसेशन मिला उस ईयर में एडिशनल कंपनसेशन पे टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एडिशनल कंपनसेशन। क्या उसमें से वापस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह लेस करोगे? ना बाबा ना, क्योंकि इनिशियल कंपनसेशन के टाइम पे कर चुके, उसमें से कोई लेस नहीं होगा, सिर्फ लिटिगेशन चार्जेस या लीगल चार्जेस है वो लेस हो जाएगा और एडिशनल कंपनसेशन पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको एडिशनल कंपनसेशन मिलता है। अब यहां पे एक चीज समझना बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि इनिशियल कंपनसेशन जो है वो अगर आपको इंस्टॉलमेंट में मिल गया, तो अगर इनिशियल कंपनसेशन आपको इंस्टॉलमेंट में मिल गया तो पूरे इनिशियल कंपनसेशन पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में पहली इंस्टॉलमेंट मिली है। मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना। इफ इनिशियल कंपनसेशन रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट देन होल इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन व्हिच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। मतलब जिस ईयर में पहली इंस्टॉलमेंट मिली पूरे पे टैक्स उस ईयर में लग जाएगा जिस ईयर में आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिली। लेकिन अगर एनहांस कंपनसेशन है वो अगर इंस्टॉलमेंट में मिलेगा देन इट विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव, मतलब जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट मिलेगी वैसे वैसे टैक्स लगता जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है और वो पॉइंट ये बोलता है कि भैया अगर मान लो आपको कोई एडिशनल कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन है वो किसी कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर की वजह से मिलता है, किसी कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर की वजह से आपको एनहांस कंपनसेशन मिलता है, तो नॉर्मली तो क्या होता है जिस ईयर में मिलता है उस ईयर में टैक्सेबल होगा। आंसर इज यस। लेकिन एक चीज समझना, अगर किसी कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर का मतलब यहां पे होता है टेम्पररी ऑर्डर से,
अगर किसी कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर से अगर आपको कोई भी एनहांस या एडिशनल कंपनसेशन मिला तो वो उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा जिस ईयर में मिला है, वो उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर बना। जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर बनेगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी ऐसा कंपनसेशन है, एनहांस कंपनसेशन, जो किसी कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर की वजह से मिलता है, देन इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड। जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर बनेगा उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना है यहाँ पे, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, एक और चीज समझना है यहाँ पे। अगर कोई कंपनसेशन आपको मिलता है और वो कंपनसेशन मिलता है एज पर द राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, उस एक्ट के सेक्शन 96 के अनुसार मिलता है। और उस एक्ट के सेक्शन 96 ये बोलती है कि कुछ कंपनसेशन जो कंपल्सरी एक्विजिशन पे वो टैक्स फ्री है, तो इनकम टैक्स क्या उस पे लगेगा या नहीं लगेगा? आंसर इज नहीं लगेगा। अगर सेक्शन 96 ऑफ दैट एक्ट, उस एक्ट के 96 में जो कंपल्सरी एक्विजिशन है, तो वो वाले कंपनसेशन है तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा इनकम टैक्स में, क्योंकि उस एक्ट में मना किया हुआ है, तो इनकम टैक्स में भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब एक और बात समझना, जब आपको कोई भी कंपनसेशन लेट मिलता है तो आपको बहुत बार क्या होता है, लेट कंपनसेशन मिलता है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। वो इंटरेस्ट कहां पे टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता, ओनली 50% टैक्सेबल होता है। 50% का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको लेट कंपनसेशन मिलता है तो उस केस में उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अदर सोर्सेज में आपको 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे इंटरेस्ट है मान लो 50 लाख मिला, तो उसमें से 25 लाख ही टैक्सेबल होता है, 25 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मिल जाता है। और वो उस ईयर में टैक्सेबल होता है जिस ईयर में इंटरेस्ट मिलता है, जिस ईयर में इंटरेस्ट मिलता है उस ईयर में टैक्सेबल होता है। उसके बाद एक सेक्शन आती है 45(1)(a). 45(1)(a) क्या बोलती है कि अगर आपकी कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपकी एसेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है 4 रीजन की वजह से। डिस्ट्रॉय या डैमेज होती है 4 रीजन की वजह से। या तो नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी मींस आपका तूफान आ गया, एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कुल मिला के एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, सुनामी आ गई एंड ऑल, दैट इज कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटी। या राइट हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, या एनिमी अटैक हो गया इंडिया पाकिस्तान, या फिर फायर एक्सप्लोजन हो गया। अगर आपकी कोई भी एसेट है वो 4 रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय होती है, और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है, तो उस केस में ये ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा। इसमें ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ। जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ उस ईयर में टैक्स लग जाएगा। क्वेश्चन ही आता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? इंश्योरेंस क्लेम माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप लेस कर दोगे, आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, 45(5)(a) दैट इज जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। ये सेक्शन क्या बोलते हैं? देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का नॉर्मली जब भी आप पोजीशन ट्रांसफर करते हो उस ईयर में ट्रांसफर मान लिया जाता है। अब होता क्या है, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट क्या होता है कि जैसे मान लो मैं हूं, मेरे पास में एक प्लॉट है, वो प्लॉट बिल्डर के साथ में मैंने अग्रीमेंट कर दिया और मैंने वो प्लॉट बिल्डर को दे दिया। बिल्डर बोलता है कि इस प्लॉट पे मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा, उस बिल्डिंग में से 2 फ्लैट मुझे दे देगा, वो उस बिल्डिंग में से 2 फ्लैट वो मुझे दे देगा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। अब एक बात समझना, मैंने जैसे ही उसको पोजीशन दे दिया, अब उसने बोला मैं 2 फ्लैट बना के आपको दूंगा, वो 4-5 साल 10 साल बाद देने वाला है। तो एक बात बताओ, ट्रांसफर हुआ या नहीं? आंसर इज यस। मैंने जैसे ही मेरा प्लॉट उसको दे दिया तो ट्रांसफर तो हो गया, तो कैपिटल गेन तो इसी साल लगना चाहिए। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, ये सेक्शन 45(5)(a) है। ये सेक्शन ये बोलती है कि सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ, पहली चीज ध्यान रखना, ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में लगती है कि इंडिविजुअल एचयूएफ अगर मान लो जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में बिल्डर को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, बिल्डर को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और उनको मिलने वाला क्या है, उस डेवलप प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट डेवलप होगा उसमें हमको कुछ ना कुछ फ्लैट मिलेंगे, में शेयर इन दैट प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो डेवलप प्रोजेक्ट में हमको कुछ ना कुछ क्या मिलने वाला है, शेयर मिलने वाला है। तो इस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जैसे ही मैंने पोजीशन बिल्डर को दिया, लेकिन टैक्स मुझे अभी नहीं लगेगा। टैक्स मुझे उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उस जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका जो सीसी आएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिस ईयर में उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा उसमें मुझे टैक्स लगेगा। तो 45(1) का ये एक्सेप्शन हुआ ना, आंसर इज यस, क्योंकि ट्रांसफर तो उस ईयर में हो रहा है जिस ईयर में आपने पोजीशन हैंडओवर किया, लेकिन आपको टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? जिस ईयर में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का सीसी आता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, उस ईयर में आपको टैक्स लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा कि उस प्रोजेक्ट में मुझे 2 फ्लैट मिलने वाले हैं, तो वो जो 2 फ्लैट है उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑन विच सीसी इज इशूड, मतलब जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया उस दिन वो 2 फ्लैट जो मेरा शेयर है उस प्रोजेक्ट में, उसका एसडीवी क्या है, वो एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा।
और अगर मान लो बिल्डर मुझे पैसा भी देता है, बहुत बार ऐसा होता है ना, बिल्डर बोलता है 2 फ्लैट मिलेगा और 1 करोड़ मिलेगा, तो जो एसडीवी लिया मैंने कौन सी डेट का, जिस दिन मुझे जो सीसी आया, जो उस प्रोजेक्ट का सीसी आया, वो सीसी आया उस दिन का जो एसडीवी है वो, और प्लस 1 करोड़ कैश में दे दिया, तो वो भी ऐड कर दो, वो मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मैंने जो प्लॉट ट्रांसफर किया था उसका ले लेंगे, और ये कैपिटल गेन आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, कल उठ के जो मैंने वो फ्लैट मुझे 2 मिले थे वो मैंने बेच दिए थोड़े दिन बाद, तो उसकी कॉस्ट क्या लूंगा, तो मैं बोलूं जो वहां फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पहले आया था, वो जो एसडीवी जो था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वही उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, दिस इज कॉल्ड योर जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन होती है 45 सबसेक्शन 3। 45 सबसेक्शन 3 ये बोलती है कि कभी भी अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को असेट ट्रांसफर करता है एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन या अदरवाइज, ठीक है, एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन अदरवाइज या एडमिशन के टाइम पे वगैरह पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल असेट ट्रांसफर करता है, तो उस केस में पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा पता है, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मींस पार्टनरशिप फर्म जिस वैल्यू पे उस असेट को रिकॉर्ड करती है, वो अमाउंट रिकॉर्डेड ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। उसके बाद सेक्शन 45(4) ये बोलती है कि अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को असेट ट्रांसफर करती है, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को असेट ट्रांसफर करती है रिटायरमेंट के टाइम पे या डिसोल्यूशन के टाइम पे या कभी भी, तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। और पार्टनरशिप फर्म के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा पता है, एफएमवी एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू है, वो फेयर मार्केट वैल्यू है पार्टनरशिप फर्म के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा। तो दो सेक्शन 45(3) एंड 45(4). 45(3) ये बोलती है कि पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर देन एफएमवी एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। एंड सेम प्रोविजन लगेंगे जब मेंबर एओपी बीओआई को ट्रांसफर करता है या एओपी बीओआई मेंबर को असेट ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद एक सेक्शन होती है 45(2)। 45(2) ये बोलती है कि जो भी आप डीमैट में सिक्योरिटी हेल्ड करते हो, डीमैट का मतलब क्या होता है आपको पता है, जो सिक्योरिटी आजकल डीमैट में हेल्ड करनी पड़ती है, आपका डीमैट अकाउंट है मोतीलाल ओसवाल के साथ में या इंडिया इन्फोलाइन के साथ में या जीरोधा स्टॉक के साथ में, तो डीमैट में क्या होता है, डीमैट अकाउंट में आपने आज कोई 10,000 शेयर खरीदे, फिर 5,000 शेयर खरीदे, फिर 6,000 शेयर खरीदे, उसके बाद आपने कोई 4,000 शेयर बेच दिए, तो कौन से वाले आपने शेयर बेचे, तो वहां पे आपको फीफो मेथड फॉलो करना पड़ेगा। जो शेयर पहले डीमैट में आए थे वो पहले बाहर जाएंगे, सो यू हैव टू फॉलो द फीफो मेथड। आपको फीफो मेथड फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट है, आपके पास 2 डीमैट अकाउंट है, तो क्या मर्ज करके फीफो लगेगा या इंडिविजुअल अकाउंट वाइज? राइट आंसर इज इंडिविजुअल अकाउंट वाइज। तो भैया इंडिविजुअल अकाउंट वाइज है वो आपको फीफो मेथड फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 50C इज वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग या फिर लैंड एंड बिल्डिंग, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप बेच देते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने सेल कर दिया और उसका जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेलिंग प्राइस के 110% से ज्यादा है। यहां पे 110% है, लास्ट ईयर तक 105% हुआ करता था, नाउ इट इज 110%। तो मैंने क्या बोला, जो एसडीवी है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है। एसडीवी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो एसडीवी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। तो क्या बोला मैंने, देखो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ कैपिटल असेट है वो आप बेचते हो और आपका एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, तो एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन अगर आप एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो क्या आप एओ को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर हमारा केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर दो? आंसर इज यस। अगर आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो जाता है और वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू बढ़ा देता है जो एसडीवी से भी ज्यादा है, मतलब एसडीवी से ज्यादा वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू निकालता है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू को इग्नोर कर दो। लेकिन अगर मान लो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू है वो एसडीवी से कम कर दी, तो जो वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू है वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एसडीवी हमको कौन सी डेट का लेना है? एसडीवी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो कौन सी डेट का लेते हैं, रजिस्ट्रेशन की डेट का या अग्रीमेंट की डेट का? नॉर्मली आप लेते हो रजिस्ट्रेशन की डेट का। जो एसडीवी है वो नॉर्मली आपको लेना है रजिस्ट्रेशन की डेट का। लेकिन एक चीज समझना, अग्रीमेंट की डेट का आप एसडीवी ले सकते हो, इसका ऑप्शन है। कब ले सकते हो समझना, आपका अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो आप एसडीवी जो है वो अग्रीमेंट की डेट का ले सकते हो। अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो उस केस में आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हो। तो देखो नॉर्मली मैंने क्या बोला कि एसडीवी कौन सी डेट का लेने का, अग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन? नॉर्मली रजिस्ट्रेशन।
बट अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी आप ले सकते हो अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया। कैसे? बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो उस केस में आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी है वो ले सकते हो। एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या आएगा? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी या भीम क्यूआर कोड है, ये सब तुम्हारा आ जाएगा। और ये जो एनी अदर मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में भी प्रिस्क्राइब है ना, ये सब सेक्शन के लिए लगेगा। जो सेक्शन है जैसे पीजीबीपी में जहां जहां लिखा हुआ था एनी अदर मोड एज में भी प्रिस्क्राइब, वहां सब जगह ये चीज लग जाएगी। उसके बाद एक सेक्शन होती है 50 सीए। 50 सीए क्या बोलती है कि अगर किसी कंपनी के आपने अनकोटेड शेयर बेचे, अनकोटेड शेयर का मतलब आप अनलिस्टेड शेयर से समझो, किसी कंपनी के आपने अनकोटेड शेयर बेचे और अगर उसका सेलिंग प्राइस से ज्यादा एफएमवी है, एफएमवी है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो एफएमवी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। क्या बोला मैंने? किसी कंपनी के अनकोटेड शेयर आपने बेचे और जो उसका एफएमवी है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो एफएमवी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन 50 डी है। 50 डी ये बोलती है कि भैया अगर कभी कभी कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं है, आपने कोई एसेट ट्रांसफर की, कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल ही नहीं है, असर्टेनेबल ही नहीं है। जैसे मान लो मैंने आपको घर ट्रांसफर कर दिया और आपने बोला हमारे घर पे खाना खा लेना। अब आपके घर पे खाना खा लेना, अब खाने की वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, मैं कब तक जिंदा रहूंगा पता नहीं करके, ठीक है। तो अगर कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं है तो जो असेट जा रही है ना, उस असेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर कोई कैपिटल असेट आप ट्रांसफर करते हो और कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल, असर्टेनेबल नहीं है, तो जो असेट जा रही है उसका फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब एक और चीज समझना, अगर आप कोई पैसा खा जाते हो, एडवांस मनी फॉरफिटेड, सेक्शन 51, आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, एडवांस मनी फॉरफिटेड कब किया? अगर एडवांस मनी फॉरफिटेड 1 अप्रैल 2014 से पहले किया था, 1 अप्रैल 2014 से पहले अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया था, 1 अप्रैल 2014 से पहले किया था, तो उस केस में आप एक काम करो कि जो एडवांस मनी फॉरफिट किया था वो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या? बिफोर इंडेक्सेशन या आफ्टर इंडेक्सेशन? राइट आंसर इज बिफोर इंडेक्सेशन। तो एडवांस मनी फॉरफिटेड अगर आपने 1/4/2014 से पहले किया हुआ है प्रेजेंट ओनर ने, ठीक है, तो उस केस में आप एक काम करो, उसमें से कॉस्ट में से आप लेस कर दो। लेकिन अगर असेट 1/4/2001 से पहले का है तो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 में से लेस करो, और अगर डेप्रिशिएबल असेट है तो डब्ल्यूडीवी में से आप लेस कर दो, ठीक है। तो देखो एडवांस मनी फॉरफिटेड 1/4/2014 से पहले आपने फॉरफिट किया था, पैसा खाया था, तो वो आपकी कॉस्ट में से लेस होगा। लेकिन अगर एडवांस मनी फॉरफिट किया 1/4/2014 या उसके बाद में, तो वो सीधा आईएफओएस में टैक्सेबल कर दो अंडर सेक्शन 5629 में। कहां टैक्सेबल करोगे? अंडर सेक्शन 5629। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 50B, दैट इज कॉल्ड स्लम सेल। सर स्लम सेल का मतलब क्या होता है? स्लम सेल का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई भी बिजनेस है, वो पूरा बिजनेस आप बेच देते हो, या किसी बिजनेस का सेगमेंट आप बेच देते हो। जैसे कोई कंपनी है जिसका नाम है टाइटन, टाइटन जो है उसका एक तनिष्क ज्वेलरी सेगमेंट है, एक टाइटन वॉच सेगमेंट है। तनिष्क ज्वेलरी सेगमेंट आपने बेच दिया लमसम कंसिडरेशन से, विदाउट असाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल असेट एंड लायबिलिटी। मींस हर असेट की वैल्यू डिसाइड नहीं है, आपने लमसम कंसिडरेशन से अपना कोई बिजनेस, अपनी कोई अंडरटेकिंग बेच दी, तो उसको अपन बोलेंगे स्लम सेल। तो स्लम सेल के केस में सर कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? तो उसमें एक काम करो, जो बिजनेस बिका है, जो अंडरटेकिंग बिका है, उसको आप एक ही असेट मान लो। सर क्वेश्चन ही आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? जितने में आपने लमसम कंसिडरेशन में बेचा है वो लमसम कंसिडरेशन आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लो, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस को आप लेस कर दो। अब एक चीज समझना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? क्योंकि उस अंडरटेकिंग आपने पूरा बेचा है, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आप नेटवर्थ निकाल दो। बट नेटवर्थ कैसे निकाले? तो नेटवर्थ का मतलब असेट माइनस लायबिलिटी। असेट दो तरह की होती है, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल के लिए आप एक काम करो, डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट ले लो। नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए आप बुक वैल्यू ले लो, और उसमें से लायबिलिटी है वो बुक वैल्यू पे लेस कर दो, आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। नेटवर्थ को यहां पे आप पुट कर दो। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। कैसे निकालोगे नेटवर्थ? दो तरह की असेट, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल के लिए डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, नॉन डेप्रिशिएबल के लिए बुक वैल्यू माइनस लायबिलिटी बुक वैल्यू पे आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। नेटवर्थ को आप यहां पे पुट करो, आपको मिल जाएगा यहां कैपिटल गेन। अब एक चीज समझना, यहां इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, ध्यान रखना। यहां इंडेक्स का बेनिफिट है, वो इंडेक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलता, भले लॉन्ग टर्म है तो भी इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्स का बेनिफिट कहां कहां नहीं मिलता? एक तो मैंने बताया था डिबेंचर बॉन्ड्स के केस में भले लॉन्ग टर्म है तो भी इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक सेक्शन 112 वाला जो कैपिटल गेन होता है उसमें इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, और तीसरा ये वाला जो है स्लम सेल, उसमें कभी भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, नेटवर्थ निकालते टाइम अगर किसी असेट को रीवैल्यूड किया है तो उसको आपको रीवैल्यूएशन को इग्नोर करना है।
रीवैल्यूएशन को इग्नोर करना, इसका मतलब क्या हुआ कि असेट मान लो 10 लाख की थी और आपने उसको 15 लाख पे कर दिया, अभी बुक वैल्यू 15 लाख है, तो आप 15 लाख लोगे या 10 लाख लोगे? राइट आंसर इज 10 लाख लोगे। आपको रीवैल्यूएशन को हटाना है और 10 लाख है वो आपको यहां पे लेना है। अब एक और चीज समझना, सिस्टम से लेके केस में ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो डिसाइड करेंगे कि आपने जो अंडरटेकिंग बेचा है, जो बिजनेस बेचा है, वो आपने कब चालू किया था। अगर वो चालू किए हुए 3 साल से ज्यादा हो चुका है तो लॉन्ग टर्म होगा, और अगर 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ है तो वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम आपको ऑल असेट लेनी है, भले वो कैपिटल असेट है या नहीं। तो नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम असेट्स में आपको डेटर्स भी लेना है, स्टॉक इन ट्रेड भी लेना है, सब असेट जो आती है, बैंक बैलेंस वगैरह है, वो सब आएगा नेटवर्थ कैलकुलेशन के लिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब अपन चलते हैं सेक्शन 47 पे। सेक्शन 47 क्या बोलती है पता है? कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते और उसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कुछ ट्रांजैक्शन आप करो, वो ट्रांसफर है ही नहीं, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, दैट इज कॉल्ड एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। कौन कौन सा? सबसे पहले अगर किसी को कोई भी असेट है वो किसी को आप गिफ्ट कर देते हो, कोई भी असेट है वो किसी को गिफ्ट कर देते हो, विल में दे देते हो, इनहेरिटेंस में दे देते हो, तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर आपको ईसॉप में कोई शेयर मिला हुआ है, वो ईसॉप वाला शेयर किसी को गिफ्ट किया तो कैपिटल गेन लगेगा। मैंने क्या बोला? अगर कोई शेयर आपको ईसॉप में मिला है और वो ईसॉप वाला शेयर किसी को गिफ्ट कर दिया तो कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन सर गिफ्ट में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? तो जिस दिन आपने गिफ्ट किया ना, उस दिन वो शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू जो रहेगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। देखो बेटा, मैंने क्या बोला, आप किसी को भी कोई भी असेट गिफ्ट करो, विल में दो, इनहेरिटेंस में दो, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये ट्रांसफर ही नहीं है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, आपको ईसॉप में जो शेयर मिला हुआ है वो किसी को अगर आप गिफ्ट करते हो तो उसमें ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा एफएमवी एज ऑन द डेट ऑफ द गिफ्ट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। दूसरा, अगर मान लो एचयूएफ का पार्टीशन होता है और एचयूएफ के पार्टीशन पे क्या होता है कि एचयूएफ असेट मेंबर को बांटता है, तो उस केस में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर अमलगमेशन होता है और अमलगमेशन में पुरानी कंपनी नई कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है, यह ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। या फिर मान लो कोई होल्डिंग कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनी को 100% सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है, या 100% सब्सिडरी कंपनी है वो अपने होल्डिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है, तो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन यहां पे यह है कि ट्रांसफरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए और 100% होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो देखो बेटा, मैंने आपको 5 ट्रांजैक्शन बताए जो ट्रांसफर नहीं माना जाते, कैपिटल गेन नहीं लगता। सबसे पहला गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में आपने दिया, दूसरा एचयूएफ का पार्टीशन हुआ, तीसरा अमलगमेशन हुआ, चौथा होल्डिंग टू 100% सब्सिडरी, पांचवा 100% सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी। सर चलो इसमें तो ट्रांसफर नहीं माना गया, कैपिटल गेन नहीं लगा, लेकिन सर आगे वाला बंदा जिसको आपने गिफ्ट दिया था उसने अगर आगे बेच दिया तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? प्रीवियस ओनर से। इंडेक्सेशन कहां से लेंगे? प्रीवियस ओनर। तो मैंने क्या बोला, देखो अगर मान लो आगे वाले बंदे ने जब उसको बेचा तो कॉस्ट किसका लेंगे? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से? प्रीवियस ओनर से। इंडेक्सेशन भी कहां से? प्रीवियस ओनर से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। और अगर इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर ने करवाया है तो प्रीवियस ओनर का इंप्रूवमेंट भी हम यहां पे कंसिडर करेंगे। उसके बाद में एक बात समझना, अमलगमेशन के केस में आपको, आप जो शेयर होल्डर थे पुरानी कंपनी के शेयर के बदले आपको न्यू कंपनी के शेयर मिल जाते हैं, तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन सर नई कंपनी के जो शेयर मिले उसका कॉस्ट क्या होगा? पुरानी कंपनी के शेयर का कॉस्ट है वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा नई कंपनी के शेयर का। अब एक और चीज समझना, जब डीमर्जर होता है और डीमर्जर में कोई भी कंपनी का एक सेगमेंट टूट के नई कंपनी बनती है, तो नई कंपनी के शेयर अगर आपको मिल जाते हैं तो वो कोई ट्रांसफर नहीं है, उसमें कोई कैपिटल गेन वगैरह नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर इंडिया के बाहर, मैंने क्या बोला? इंडिया के बाहर अगर कोई एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स या जीडीआर ट्रांसफर कर देता है, या इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ट्रांसफर कर देता है इंडिया के बाहर, तो देखो मैंने क्या बोला, इंडिया के बाहर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडियन कंपनी का जीडीआर, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट, या फिर बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में ये ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आपको इतना याद रखने की जरूरत ये वाला पार्ट नहीं है। उसके बाद में चलते हैं आगे, और आगे ये बोला हुआ है कि एक बात बताओ, ये जो आरबीआई के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, मैंने बोला अगर इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल के केस में उसका रिडेम्पशन होता है मैच्योरिटी पे, तो उस केस में ये ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उसके बाद में एक और चीज समझना, ये तुम्हारे पास ये जो क्या ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड ऑल, ये क्या कैपिटल एसेट होती है? आंसर इज यस। लेकिन एक चीज समझना, ये अगर आप ट्रांसफर कर देते हो गवर्नमेंट को या फिर नेशनल आर्ट गैलरी को या फिर नेशनल आर्काइव को या नेशनल म्यूजियम को ट्रांसफर कर देते हो या गवर्नमेंट के नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर कर देते हो, तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, आपके पास अगर किसी कंपनी का डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक है, क्या बोला मैंने? डिबेंचर है, डिबेंचर स्टॉक है या बॉन्ड्स है, तो बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक है और वो उसी कंपनी के डिबेंचर या शेयर्स में कन्वर्टेशन हो जाता है,
मैंने क्या बोला, आपके पास डिबेंचर बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, वो उसी कंपनी के डिबेंचर या शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो कन्वर्जन के टाइम पे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन एक बात समझो, जो आपको नया बॉन्ड्स मिला या जो शेयर मिला, जब उसको आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? आंसर इज यस। लेकिन कॉस्ट किसका लेंगे? वही पुराने डिबेंचर बॉन्ड्स का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से? पुराने डिबेंचर बॉन्ड से। और इंडेक्सेशन कहां से? पुराने डिबेंचर बॉन्ड से ही आपको इंडेक्स करना है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। कंपाइलर में ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको क्लास में करा रखे हैं। उसके बाद में एक और चीज समझना, अगर किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर है, वो प्रेफरेंस शेयर अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रेफरेंस शेयर अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो जैसे ही प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ, वो कन्वर्जन के टाइम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, कन्वर्जन के टाइम पे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप जो नया वाला शेयर मिला इक्विटी शेयर, वो इक्विटी शेयर बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लोगे? प्रेफरेंस शेयर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग किसका लोगे? प्रेफरेंस शेयर से। और इंडेक्सेशन भी कहां से लोगे? प्रेफरेंस शेयर से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, आप अगर रिवर्स मॉर्गेज में कोई एसेट ट्रांसफर कर देते हो, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके पास में इमूवेबल प्रॉपर्टी है बट उनके पास में पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट का एक स्कीम होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। तो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में अगर मान लो जो सीनियर सिटीजन बैंक को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। एक और चीज समझना, रिवर्स मॉर्गेज में जो पैसा मिलता है ना, वो भी पूरा एग्जेम्प्ट होता है। तो जो सीनियर सिटीजन को रिवर्स मॉर्गेज में जो पैसा मिलेगा, वो भी पूरा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक बात समझना, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं अपन, दैट इज द एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन में सबसे पहली सेक्शन अपन पढ़ रहे हैं 54। 54 इज बेसिकली एग्जेम्पशन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब एक बात समझना, 54 ये बोलती है, पहली चीज, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। अगर आप कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने बेचा, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, क्योंकि वो जो बेचा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट था, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। उससे अगर आप कोई दूसरा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज या कंस्ट्रक्ट कर देते हो, और वो भी वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो भैया जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल एचयूएफ पे लगेगा। बेचना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। खरीदना क्या है? वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ कि आप इंडिया में दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, मींस एक को बेच के दो परचेस कर सकते हो, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़। सो इफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़, तो आप दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है वो आप एक्वायर कर सकते हो, परचेज या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लेकिन ये लाइफ में सिर्फ एक ही बार बेनिफिट ले सकते हो, मींस दो हाउस प्रॉपर्टी वाला। नॉर्मली एक वाला आप कितनी भी बार ले सकते हो, एक बेच के एक खरीदते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बेच के अगर आप दो खरीद रहे हो, तो वो लाइफ में सिर्फ एक ही बार, लाइफ में जो एक बेच के और दो खरीद रहे हो, वो लाइफ में एक ही बार आप बेनिफिट ले सकते हो, और वो भी तभी जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़। अब एक और चीज समझना, सर जो नया हाउस प्रॉपर्टी हमको परचेज करना है या कंस्ट्रक्ट करना है, उसका टाइम लिमिट क्या है? तो टाइम लिमिट इज -1 +2 +3, मींस -1 +2 में आपको परचेज करना है, +3 में आपको कंस्ट्रक्ट करना है। मींस न्यू हाउस प्रॉपर्टी शुड बी परचेज आइदर विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और 2 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। मींस 3 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। अब एक और चीज समझना, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है? जैसे जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ, उस ईयर की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट पे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आइदर आप हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर दो, नहीं तो वो पैसा सीजीएस अकाउंट में जमा करवा दो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दो, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा पड़ा है, उसको आपको हाउस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए ही यूज करता है। अगर आपने उसको मिस यूटिलाइज किया या अनयूटिलाइज किया, अगर आपका मिस यूटिलाइजेशन या अनयूटिलाइजेशन होता है, तो जितना आपने पहले एग्जेम्पशन लिया था वो वापस से आपका विड्रॉ हो जाएगा, जो पहले आपने एग्जेम्पशन लिया था वो वापस से विड्रॉ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना भैया, जो भी आपने न्यू हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर की है, वो न्यू हाउस प्रॉपर्टी 3 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। मींस वॉट एवर न्यू हाउस प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की है, दैट शुड नॉट बी ट्रांसफर विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। मतलब एक्वायर किया, वहां से 3 साल में आपको उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने 3 साल में ट्रांसफर किया तो क्या होगा? अगर आपने 3 साल में ट्रांसफर किया, तो जब आप नए हाउस प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन निकाल रहे होंगे ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल प्राइस माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते टाइम जितना एग्जेम्पशन आपने पहले 54 में लिया था, वो एग्जेम्पशन कॉस्ट में से लेस हो जाएगा बिफोर इंडेक्सेशन। हो सकता है इंडेक्स भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप 3 साल के अंदर बेच रहे हो बट 2 साल के बाद बेच रहे हो, तो वहां इंडेक्स भी हो सकता है। तो इंडेक्स करने से पहले जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट में से लेस हो जाएगा जितना पहले आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया था, और आपका जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो देखो बेटा, सेक्शन 54 क्या बोलती है? बेचना क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। खरीदना क्या है? वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। टाइम लिमिट क्या है? -1 +2 +3 का। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डालना पड़ेगा। आंसर इज यस। अब क्वेश्चन ये आता है, सर एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? तो जितना आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, कैपिटल गेन का अमाउंट और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर है, उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और नए हाउस प्रॉपर्टी पे लॉक इन पीरियड 3 ईयर का है, 3
इयर्स के अंदर बेचा तो उस केस में क्या होगा, जितना पहले एग्जेम्पशन आपने लिया था वो नए हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 54 बी है, वो भी सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर आप बेच देते हो उस पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इंडिविजुअल एचयूएफ बेच रहा है वो एटलीस्ट 2 साल तक आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया है और उस पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप कोई दूसरा अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो। कब तक खरीदना है? 2 इयर्स में। 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर के अंदर अंदर आपको नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम सेम वैसा ही चलेगा जैसा 54 में था। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन सेम वैसा ही चलेगा जैसा 54 में था, और आपका लॉक इन पीरियड 3 साल का वैसा ही चलेगा जैसा 54 में था। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं 54D। 54D क्या बोलता है? पहली चीज तो दिस सेक्शन 54D इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। कि अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग था और इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, उस पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कोई भी हो सकता है, आप उस पैसे से कोई दूसरा इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो एक्वायर कर लो, और जो आपका इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग कंपलसरी एक्वायर हुआ है ना, वो एटलीस्ट 2 इयर्स तक आपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आपने यूज किया था और वो कंपलसरी एक्वायर हो गया, तो भैया आप अगर दूसरा इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग आप परचेज या कंस्ट्रक्ट कर लेते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। टाइम लिमिट क्या रहेगा? 3 साल का। 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन आपको रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन मिला वहां से 3 साल के अंदर अंदर आपको अनदर इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो एक्वायर करना पड़ेगा। आपका बाकी जो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन है सीजीएस वाला स्कीम है और लॉक इन पीरियड सेम वैसा ही लगेगा जैसा 54 में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 54EC। 54EC क्या बोलती है कि ऑल एसएससी पे ये सेक्शन लगेगी, और ये सेक्शन बोलती है कि अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग, वो आप ट्रांसफर करते हो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और उस पैसे से अगर आप एनएचए, आरईसीएल, पीएफसीएल या आईआरएफसीएल के बॉन्ड खरीदते हो। एनएचआई मींस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगर आप ये 4 कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है ये बॉन्ड कब कितने टाइम में खरीदने हैं? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जो असेट आपने ट्रांसफर की उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये बॉन्ड्स है वो एक्वायर करने पड़ेंगे। यहां सीजीएस स्कीम वगैरह आपको नहीं चलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? जो कैपिटल गेन था और कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड विचएवर इज लोअर। अब एक और चीज समझना है, मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप 50 लाख का ही ले सकते हो। मींस 6 महीने में जो 6 मंथ का पीरियड रहेगा उस 6 मंथ में आपने जो भी बॉन्ड्स खरीदे, बट मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप 50 लाख का ही ले सकते हो। जैसे आपने 80 लाख के बॉन्ड्स खरीदे तो भी आपको एग्जेम्पशन है वो आपको सिर्फ 50 लाख का ही मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, ये जो बॉन्ड्स है ना उस पे लॉक इन लगेगा 5 साल का। मींस 5 साल तक आप इस बॉन्ड्स को नहीं बेच सकते। 5 साल में अगर आपने ये बॉन्ड को बेच दिया तो बॉन्ड पे कैपिटल गेन अगर आता है तो वो अलग से आएगा, और जितना एग्जेम्पशन पहले आपने लिया था वो वापस से विड्रॉ होकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। एक और चीज समझना, 5 साल के अंदर अंदर ये बॉन्ड्स को आप कन्वर्ट इनटू मनी भी नहीं कर सकते। या कन्वर्ट इनटू मनी का मतलब होता है कि उस बॉन्ड्स के सामने आप कोई लोन नहीं ले सकते, वो बॉन्ड्स को मॉर्गेज रख के आप कोई लोन नहीं ले सकते। अगर आपने ऐसा किया तो भैया जैसे ही आपने कन्वर्ट इनटू मनी किया 5 इयर्स में, तो भैया जितना पहले एग्जेम्पशन लिया था वो वापस से विड्रॉ होकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 54F। 54F बड़ी प्यारी सेक्शन है। ये सेक्शन बोलती है पहली चीज, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ये सेक्शन बोलती है आप कुछ भी बेचो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेचो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, और उस पैसे से आप दूसरा कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर या कंस्ट्रक्ट करो, परचेज या कंस्ट्रक्ट करो, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आपका पीरियड ऑफ होल्ड, यहां पे पीरियड क्या रहेगा, कितने टाइम में आपको खरीदना है? -1 +2 +3 का आपका पीरियड रहेगा। सीजीएस अकाउंट में सेम वैसे का वैसे जमा करवाना है। अब एक और चीज समझना, यहां पे एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी? प्रोपोर्शनेट मिलेगी। आपका जो कोई भी कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट आपने बेचा, उसका जो नेट कंसिडरेशन है अगर वो पूरा यूटिलाइज हो जाता है तो कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट। मींस योर नेट कंसिडरेशन इज फुल्ली यूटिलाइज, कैपिटल गेन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट अगर नेट कंसिडरेशन पार्टली यूटिलाइज होता है तो कैपिटल गेन प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्प्ट होगा। कैसे प्रोपोर्शनेटली होगा? जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, ऐसे प्रोपोर्शनेटली आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो नया हाउस प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो वो आपको 3 साल तक बेचना नहीं है। 3 साल का उसमें लॉक इन पीरियड रहेगा, लॉक इन पीरियड रहेगा 3 साल। आप अगर उसको बेच नहीं सकते, अगर आपने 3 साल में बेचा तो भैया जो नए हाउस प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन है वो तो सेपरेटली आएगा, जितने का एग्जेम्पशन आपने पहले लिया था वो विड्रॉ हो जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। मैंने क्या बोला कि जो भी नया हाउस प्रॉपर्टी है उसको आपको 3 साल तक बेचना नहीं है। अगर आपने 3 साल में बेचा तो उस पर कैपिटल गेन सेपरेटली कैलकुलेट कर लो, और जितना का पहले आपने एग्जेम्पशन लिया था वो वापस से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो बन जाएगा। अब एक और चीज समझना, इस सेक्शन के लिए 1-2 कंडीशन और है। पहली कंडीशन तो ये कि 54F का एग्जेम्पशन आप तभी ले सकते हो जब आपके पास
एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। आपके पास एग्जिस्टिंग में एक है या जीरो है तो ले सकते हो, अगर ऑलरेडी दो है तो 54F का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। और आप खरीद भी कितना सकते हो, सिर्फ एक ही खरीद सकते हो। सर जैसे 54 में हमने पढ़ा था कि अगर मान लो 2 करोड़ तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो हम 2 घर खरीद सकते हैं, क्या यहां पे ऐसा बेनिफिट है? आंसर इज नो। यहां पे आप एक ही घर खरीद सकते हो, यहां पे आप एक ही घर खरीद सकते हो, मींस नया भी आप एक ही खरीद सकते हो। उसके बाद एक और चीज समझना, जो बेटा जो +2 और +3 का टाइम लिमिट है ना, उसमें आप और कोई घर नहीं खरीद सकते, मींस वो एक ही खरीद सकते हो। अगर आपने दूसरा भी खरीदा तो जितना एग्जेम्पशन पहले लिया था वो वापस से विड्रॉ हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट इज सेक्शन 1037। 1037 ये बोलता है कि अगर आपका कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, इंडिविजुअल एचयूएफ असेसी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को आप लास्ट 2 ईयर से अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते थे, आप या आपके पेरेंट्स, गवर्नमेंट उसका कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लेती है, तो जो भी कैपिटल गेन होगा दैट इज द टोटली एग्जेम्प्ट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ अपन चालू करते हैं कैपिटल गेन पे टैक्स रेट क्या लगती है। तो मैं बता दूं कैपिटल गेन पे टैक्स रेट क्या लगती है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहला सेक्शन 112A 112A ये बोलता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किस पे, इक्विटी शेयर पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे। क्या बोला? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। मींस 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1 लाख से ऊपर वाला जितना भी रहेगा दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, कंडीशन है कि भैया जो इक्विटी शेयर है उसके परचेज और सेल दोनों पे आपने एसटीटी पे किया था, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट उस पे सेल पे आपने एसटीटी पे किया था, तो ही बेटा आपको ये 10% का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, इक्विटी शेयर में परचेज और सेल दोनों पे एसटीटी होना चाहिए, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में सेल पे आपने एसटीटी पे किया था, तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब एक और चीज समझना, सर जो आईएफएससी होता है, आईएफएससी का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जिसको अपन गिफ्ट सिटी बोलते हैं, इंडिया में एक ही आईएफएससी है। कहां पे है वो? तुम्हारा गुजरात के गांधीनगर में, जो अहमदाबाद के पास में, वहां पे आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां एसटीटी लगता ही नहीं है। अगर आईएफएससी में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पे एसटीटी लगता ही नहीं, तो भी क्या सेक्शन 112A का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? आंसर इज यस। भले वहां एसटीटी नहीं लगता है तो भी आपको 112A का बेनिफिट मिलेगा। कंडीशन है कंसिडरेशन शुड बी रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। अब एक और चीज समझना, अगर 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 10% से टैक्सेबल होने वाला है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, उसके सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एज वेल एज ध्यान रखना, आप 87A का जो बेनिफिट भी नहीं ले सकते, जो 87A 12,500 वाला जो पहले रिवीजन लेक्चर में मैंने बताया था, उसका बेनिफिट भी आप नहीं ले सकते हो। अब एक और चीज समझना आप लोग, बेटा अगर 112A लग रहा है और आपने वो शेयर 1 Feb 2018 से पहले खरीदा हुआ है, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर 112A लग रहा है और वो शेयर्स या जो यूनिट है वो आपने 1 Feb 2018 से पहले खरीदा हुआ है, तो भैया उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे? पता है, अगर 1 Feb 2018 या उसके बाद में खरीदा हुआ है तो जितने में खरीदा था वही कॉस्ट है, लेकिन 1 Feb 2018 से पहले खरीदा हुआ है तो उस केस में आपकी कॉस्ट कैसे निकालनी है? पता है, जो वो शेयर या यूनिट की जो कॉस्ट थी पहले वो कॉस्ट को ले लो, जो एक्चुअल कॉस्ट थी उस एक्चुअल कॉस्ट को ले लो, दैट इज स्टेप 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद स्टेप 2 में आप एक काम करो, जो तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है और एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018, जो भी तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है और एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018, विच एवर इज लोअर लो, और जो लोअर आता है और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर ले लो, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट शेयर और यूनिट। तो मैंने क्या बोला, देखो अगर 112A लगता है और आपने जो शेयर्स या यूनिट है वो 1 Feb 2018 से पहले खरीदा हुआ है, तो उसकी कॉस्ट आपको कैसे लेने का है करके, ठीक है, उसकी कॉस्ट आप लोगे, पहले जो एक्चुअल कॉस्ट था वो ले लो, और दूसरे स्टेप में जो भी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 व्हिचएवर इज लोअर, और जो लोअर आता है और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हिचएवर इज हायर है, वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। लेकिन जब भी 112A लगता है तो ऑब्वियसली आपको इंडेक्स का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ आप, एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 हम कैसे निकालेंगे? तो एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 निकालने के लिए आपको देखना है कि वो जो शेयर या यूनिट है वो 31 जन 2018 को लिस्टेड था या नहीं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड था तो उस दिन का जो हाईएस्ट कोट आया था, हाईएस्ट कोट मतलब हाईएस्ट वैल्यू पे जो ट्रांजैक्शन हुआ था, वही तुम्हारा एफएमवी बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो उस दिन ट्रेडिंग हुई नहीं थी, उस पर्टिकुलर डे को ट्रेडिंग हुआ ही नहीं था उस शेयर और यूनिट में, तो आप एक काम करो, पहले कब ट्रेडिंग हुआ था, तो पहले जिस दिन ट्रेडिंग, उससे पहले वाले दिन जब भी ट्रेडिंग हुआ था उस दिन हाईएस्ट कोट क्या आया था, वो हो जाएगा एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018। लेकिन मान लो 31 जन 2018 को वो अनलिस्टेड था, तो
अब लिस्टेड है बट 31 जन 2018 को अनलिस्टेड था। अगर वो अनलिस्टेड यूनिट है, यूनिट था तो आप ले लो एनएवी एज ऑन 31 जन 2018। क्या लोगे? एनएवी एज ऑन 31 जन 2018। बट अगर वो अनलिस्टेड शेयर था तो उसके लिए आप कैसे एफएमवी निकालोगे पता है? जो भी पहले उसका कॉस्ट था, एक्चुअल कॉस्ट ले लो, जो कॉस्ट था मल्टीप्लाई करो आप 272 में इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 17-18 और डिवाइड करो इंडेक्स उस ईयर का जिस ईयर में आपने शेयर खरीदा था। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो कंपनी जो है मैंने 2006 में बनाई थी, तब से उसके शेयर है वो अनलिस्टेड थे, 2020 में इसी साल लिस्ट हुआ। अगर मैंने मान लो उसके शेयर बेचे तो एफएमवी कैसे निकालेंगे? 31 जन 2018 को जितने में मैंने शेयर खरीदे थे वो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 272, दैट इज इंडेक्स आपका कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर 17-18 का, और डिवाइड बाय इंडेक्स उस ईयर का जिस ईयर में मैंने खरीदा था। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद में एक सेक्शन होती है 111A। 111A ये बोलती है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है किस पे? इक्विटी शेयर पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और सेल के टाइम पे आपने एसटीटी पे किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल एट द रेट 15%। 15% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने भी आपको अंडर चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इसके सामने 87A का रिबेट मिलेगा। 87A का रिबेट हर इनकम के सामने मिलता है, सिर्फ 112A वाले एलटीसीजी को छोड़ के। अब एक और चीज समझना, इसको छोड़ के कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो जो हम शेयर और यूनिट वाला देख रहे हैं उसको छोड़ के अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ दैट विल बी टैक्सेबल एट 20%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ दैट विल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल टैक्स रेट। तो जैसे मैंने बिल्डिंग बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 20%, शॉर्ट टर्म हुआ तो नॉर्मल टैक्स रेट में स्लैब रेट से वो जाएगा। अब एक और चीज समझता, अगर आपका कोई भी एलटीसीजी होता है ऑन द लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट, यूनिट को छोड़ के, अगर लिस्टेड सिक्योरिटी आपने बेची अदर देन यूनिट को छोड़ के या जीरो कूपन बॉन्ड्स है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप टैक्स भर सकते हो 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन। ये आजकल कहां लगेगा? देखो 112 नॉर्मली लग जाता है, उसमें ऐसे भी इंडेक्स नहीं होता, बट ये नॉर्मली अगर प्रेफरेंस शेयर है जैसे लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर वगैरह है तो ये वाला प्रोवाइसो वहां पे लग जाएगा। अब एक और चीज समझना सर, ये एलटीसीजी 112A पे 10% टैक्स लगता है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, एसटीसीजी 111A पे 15% टैक्स लगता है, और एलटीसीजी पे 20% टैक्स लगता है। स्पेशल रेट वाली ये इनकम है। विनिंग पे 30% टैक्स लगता है। सर अगर मान लो हमारी अदर इनकम बेसिक एग्जामिशन से कम है, जो हमारी अदर इनकम है जैसे बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो बेसिक एग्जामिशन से कम है, तो क्वेश्चन ही आता है कि क्या बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट इन इनकम के सामने भी ले सकते हैं? नहीं, आंसर इज यस। रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है उसका जो बैलेंस एनटीआई है वो बेसिक एग्जामिशन से कम है, तो जितना भी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन है या अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जामिशन वो एलटीसीजी 112A वाला या एलटीसीजी नॉर्मल वाला 20% या एसटीसीजी 111A के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखना, विनिंग के सामने आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते, और वो भी ये बेनिफिट कौन ले सकता है पता है? सिर्फ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, बाकी लोग नहीं ले सकते, और विनिंग के सामने नहीं ले सकते आप एलटीसीजी 20% वाला, एलटीसीजी 112A 10% वाला या एसटीसीजी 111A वाला, उसके सामने आप बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर है, आपके लिए देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू अमलगमेशन एंड डीमर्जर टॉपिक। अब ये टॉपिक में ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है कि भैया जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ में मर्ज हो जाती है, एक कंपनी दूसरी में मर्ज हो जाती है, या दो कंपनी मिलकर तीसरी कंपनी बनती है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। अमलगमेशन तभी माना जाएगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन, पुरानी कंपनी का ऑल असेट एंड लायबिलिटी नई कंपनी को ट्रांसफर हो जाती है, और पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो वैल्यू वाइज शेयर होल्डर, एटलीस्ट 75% वैल्यू वाइज शेयर होल्डर है, वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। अब एक बात समझना, अमलगमेशन के केस में पुरानी कंपनी के हाथ में क्या होता है? तो पुरानी कंपनी जब भी असेट ट्रांसफर करती है वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। नई कंपनी को जब असेट मिलती है तो क्या होता है? नई कंपनी जब भी उस असेट को बेचेगी तो कैपिटल गेन लगेगा। कॉस्ट किसका लेंगे? प्रीवियस ओनर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर, इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर से। अब एक और बात समझना, जो शेयर होल्डर होता है, जैसे आप है, आपके पास पुरानी कंपनी के शेयर थे, अब आपको अमलगमेशन में नई कंपनी के शेयर मिल गए, तो आपके लिए क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा? एक्सचेंज हो गए ना, पुरानी कंपनी के शेयर के बदले नई कंपनी के शेयर, तो क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा? कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज नो, ये ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जब भी आप नई कंपनी के शेयर बेचोगे तो कॉस्ट किसका लोगे? पुरानी कंपनी के शेयर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी कंपनी के शेयर से, इंडेक्सेशन भी पुरानी कंपनी के शेयर से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, दिस इज ऑल अबाउट अमलगमेशन। डीमर्जर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है उसका सेगमेंट को तोड़ के आप नई कंपनी बना लेते हो, दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। अब एक चीज समझना, डीमर्जर के केस में, जो डीमर्जर होता है, डीमर्जर के केस में क्या होता है कि भैया डीमर्जर तभी माना जाएगा
जब 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन के जो सेगमेंट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे अपने एग्जांपल में लेता हूं मैं कि एक टाइटन लिमिटेड कंपनी है, उसके दो सेगमेंट है, एक वॉच वाला और एक ज्वेलरी वाला। ज्वेलरी वाले सेगमेंट को हटा के और एक नई कंपनी बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड तनिष्क लिमिटेड। इसको बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। और जो पुरानी कंपनी रहती है दैट इज कॉल्ड योर डीमर्ज कंपनी। तो भैया डीमर्जर के केस में डीमर्जर तभी माना जाएगा जब जो सेगमेंट ट्रांसफर हो रहा है उसकी ऑल असेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर है एटलीस्ट 75% वैल्यू के शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। तीसरी कंडीशन, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होना चाहिए, रीवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। और चौथी कंडीशन यह है कि भैया यहां पे जो नई कंपनी की जो है वो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को प्रो रेटा बेसिस पे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर इशू करेगी। जैसे हम सब लोग टाइटन के शेयर होल्डर थे, तो जब भी तनिष्क का अपने को शेयर मिलेगा वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलना चाहिए। जैसे प्रोपोर्शनेट डिसाइड हुआ कि 10 जिसके पास है उसको 2 मिलेगा, तो मेरे पास अगर 10,000 है तो मुझे 2,000 मिलना चाहिए। और लास्ट कंडीशन यह है कि जब भी ये सेगमेंट आप ट्रांसफर कर रहे हो उसको गोइंग कंसर्न में ट्रांसफर करना चाहिए। गोइंग कंसर्न में ट्रांसफर करना चाहिए। किस में ट्रांसफर करना चाहिए? गोइंग कंसर्न में ट्रांसफर करना चाहिए। अब एक और चीज समझना, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा। तो भैया अपन टाइटन के शेयर होल्डर थे, हमको तनिष्क का शेयर मिला, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, तो क्या ये कैपिटल गेन लगेगा, ट्रांसफर होगा? आंसर इज नो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नई कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी का शेयर मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग ये आता है कि जब वो नई कंपनी का शेयर अपने को मिला, वो शेयर का अपन अगर वो शेयर को बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे। मींस अगर जो शेयर हमको नई कंपनी का मिला, नई कंपनी में तनिष्क लिमिटेड, पुरानी कंपनी का अपने पास शेयर था, किसका था? टाइटन लिमिटेड का, जो आज भी है। तो टाइटन लिमिटेड का शेयर तो अपने पास आज भी है, अपने को तनिष्क लिमिटेड का शेयर मिला, तो तनिष्क लिमिटेड का शेयर अगर जब भी अपन बेचेंगे उसकी कॉस्ट क्या लेंगे। तो तनिष्क लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इन रिजल्टिंग कंपनी, उसकी कॉस्ट निकालेंगे। पहले देखो कि टाइटन के शेयर कितने में खरीदे थे, वो ले लो पहले उसकी कॉस्ट। तो टाइटन के शेयर की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नेट असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर। डीमर्जर में कितनी असेट ट्रांसफर की, डिवाइड बाय नेटवर्थ जस्ट बिफोर द डीमर्जर। मींस डीमर्जर से एग्जैक्टली पहले क्या नेटवर्थ था उससे आप डिवाइड कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो तनिष्क लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट तो आ जाएगी। अब तनिष्क लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट जो भी आई, ठीक है, तनिष्क लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट जो भी आई, टाइटन लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट में से तनिष्क लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट को लेस कर दो, जो बचेगा वो तुम्हारे टाइटन लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट बच जाएगा। इंटरमीडिएट में नॉर्मली इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट अगर पूछते हैं तो आपको थियोरेटिकली थोड़ा बहुत इसमें याद होना चाहिए करके, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, जब आपको नई कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी, जो टुकड़ा टूट के अलग हुआ उस कंपनी के शेयर मिलेंगे, तब आपको कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन वो शेयर जब बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। वो शेयर की कॉस्ट क्या लेंगे? तो आपको क्या करना है, पुरानी कंपनी जो डीमर्स कंपनी है उसके शेयर की कॉस्ट कितनी थी वो कॉस्ट लो, मल्टीप्लाई बाय नेट असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर, मतलब डीमर्जर में कंपनी ने कितनी असेट नई कंपनी को ट्रांसफर की थी, और डिवाइड बाय नेटवर्थ जस्ट बिफोर द डीमर्जर। तो जो प्रोपोर्शनेट आपका कॉस्ट है वो कॉस्ट यहां पे आ जाएगा रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। और रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से लेंगे? जब पुरानी डीमर्स कंपनी के शेयर खरीदे थे वहीं से उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह लेंगे। अब एक बात समझना, पुरानी कंपनी जो है डीमर्स कंपनी, वो तो अभी भी है, उसने जब भी असेट ट्रांसफर की तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। और नई कंपनी को जो असेट मिलती है पुरानी कंपनी से, जब भी नई कंपनी बेचेगी रिजल्टिंग कंपनी, तो कॉस्ट किसका लेंगे? डीमर्स कंपनी का, पीरियड ऑफ होल्डिंग डीमर्स कंपनी से, और इंडेक्सेशन भी डीमर्स कंपनी। एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, जो रिजल्ट मैंने बताया डीमर्जर वाला समझ में नहीं आया, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसा इंटरमीडिएट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लिक्विडेशन दे रखा है, लिक्विडेशन अपन करेंगे आईएफओएस के बाद में। लास्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द बायबैक ऑफ द शेयर। एक बात समझना, अगर कंपनी बायबैक करती है तो क्या होगा। कंपनी अपने शेयर खुद ही वापस बायबैक कर देती है, खुद के शेयर खुद ही खरीद लेती है। तो कंपनी जब भी अपने शेयर को बायबैक करती है, तो कंपनी, अगर मान लो वो डोमेस्टिक कंपनी है, भले लिस्टेड अनलिस्टेड कोई भी हो सकती है, डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है, तो कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कितने पे पता है? जो बायबैक प्राइस है माइनस इशू प्राइस है। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एक कंपनी है रिलायंस, उसने शेयर इशू किए थे पहले 40 रुपीज पे और आज बायबैक करती है 200 रुपीज पे, तो 200 माइनस 40 जो डिफरेंस रहेगा 160 का, 160 पे कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा। कौन सी रेट से पता है? 23.296% की रेट से। ये 23.296% कैसे आया? 20% टैक्स रेट, 12% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मींस 23.296% की रेट से कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स भरेगी विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द बायबैक। जिस दिन बायबैक हुआ उससे 14 डेज के अंदर अंदर कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स भरेगी। अब एक बात बताओ, कंपनी ने जब ऑलरेडी 20% टैक्स भर दिया, तो सर शेयर होल्डर के हाथ में क्या कोई टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। शेयर होल्डर को बायबैक पे जो भी पैसा मिलेगा दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। तो मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। जब भी डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो कंपनी उस पर टैक्स भरेगी, और कंपनी उस पर टैक्स भरेगी 20% की रेट से प्लस 12% प्लस 4% डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मींस बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, जो डिफरेंस है उस डिफरेंस पे कंपनी टैक्स भरेगी। शेयर होल्डर के हाथ में कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। शेयर होल्डर के हाथ में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10
10:35A. You got my, sorry, 10:34A. You got my point or not? Yes. So this is the completion of your topic capital gain. Hope so आप लोगों को समझ में आया होगा. एटलीस्ट 2-3 बार इसको आप जब रिपीट करोगे तो आपको ये चीजें दिमाग में बैठ जाएगी. सो थैंक्स अ लॉट पीपल. आज के लिए इतना बहुत है. लेकिन बेटा मैं वापस एक चीज बोलना चाहूंगा आपको करके, ठीक है. मैं रोज बोलता हूं, आज भी आपको ये बोलने वाला हूं कि भैया देखो टाइम बड़ा खराब चल रहा है मार्केट में. कोविड का सेकेंड लहर आ रही है. आई जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड. अभी भी मुझे कोविड है. 9th डे है आज, जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं. जिस दिन टेस्ट करवाया था उस दिन से लेके, और अगर रिपोर्ट की डेट से देखोगे तो 7th डे ही है. और बड़ा खराब रहता है आपको जब अकेला रहना पड़ता है एंड ऑल. बड़ा ही मतलब दुख वाली चीज है, मैं आपको बता दूं. तो होप सो आप सबको नहीं हो. अभी वैक्सीन वगैरह आ गई है मार्केट में, तो फटाफट आप लोग भी वैक्सीन लगवा देना जब भी आपकी बारी आए. अभी 45 या उसके बड़े वालों को वैक्सीन लग रही है, बट ऐसा लग रहा है जल्दी ही. वैक्सीन इज ओनली सॉल्यूशन. और जब वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद जो आपको करना है वो कर लेना. बट अब आप कोई भी रिस्क नहीं लोगे, अपने आप को सही जगह पे रखोगे. क्योंकि अगर आप अब बीमार पड़ गए ना, तो आप ये 14-15 डेज जो आपके खराब होंगे उसको आप कभी कंपनसेट नहीं कर पाओगे. एग्जाम ये आ गया, आपके पास टाइम ही कितना बचा है, डेज कितने बने, उंगली पे गिन सकते हो इतने आपके पास डेज बचे हैं. सो ये डेज जो है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो. अपने आप को खुश रखा करो, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहा करो करके, ठीक है. और मैं बताऊं ना, जब आप पास होंगे ना तो आपके आजू बाजू वाले सब लोग हैं ना, वो भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे कि मेरा स्टूडेंट था इसलिए पास हुआ. बट अगर आप फेल हो गए ना, फेल होने वाले का कोई नहीं होता है दुनिया में. जब आप हार जाते हो ना, देखो जीतने वाले के लिए सब क्रेडिट ले लेते हैं. आपके मम्मी पापा भी क्रेडिट लेंगे, हमने भगवान को बोला था, मूर्ति मतलब भगवान की मूर्ति के सामने हमने चढ़ाया था, तब ये हुआ, हमारे कुल देवी की कृपा से हुआ. सब अपन यही बोलते हैं, सब क्रेडिट अपने अपना ले लेते हैं करके, ठीक है, जब आप पास होते हो. लेकिन जब आप फेल होते हो, आपका कोई क्रेडिट लेने आया? किसी ने ये बोला कि हमने ये किया था तब तुम फेल हुए? नहीं. फेल हुए तो आप ही, आपकी मर्जी मर्जी से हुए. पास हुए तो सब लोग क्रेडिट लेते हैं. प्रोफेसर हम लोग भी बोलते हैं हमारा स्टूडेंट था जिसने रैंक लाई एंड ऑल. जब बट फेल होते हैं तो कोई भी तुम्हारे साथ में नहीं रहता है. तो मैं बता दूं, हमेशा जीतना वाला जो होता है ना, उसी के बारे में लोग बात करते हैं. उसी की दुनिया है और आपको जीतना है और आप जीत सकते हो करके, ठीक है. और आपकी जो एज है ना, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपकी लाइफ बनेगी या बिगड़ेगी ये सिर्फ यही एज डिसाइड कर सकती है. ये जो एज रहती है, जो आपकी एज है, ये एज जो है ना, इसमें इंसान बन सकता है, इंसान बिगड़ भी सकता है. तो आपके पास चॉइस है, या तो आप ये कुछ टाइम ऐसा जी लो ना, ठीक है, जो ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता ऐसे जीना, इतनी पढ़ाई करना. बट जो फ्यूचर है ना, वो आप ऐसा जियोगे ना जो लोग नहीं जी सकते. बट अभी आपने मजे कर लिए तो फ्यूचर में ऐसा होगा ना, फिर आपकी इतनी तकलीफ होगी ना, जो लाइक ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता फ्यूचर वाली लाइफ, अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की ढंग से. तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपके बड़े भाई की तरह मान लो मुझे करके, ठीक है. और बड़े भाई की तरह मान के, और आप सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो. बाकी सब चीजें हैं वो छोड़ दो, कोई साथ में नहीं आने वाला. आप जब पास होंगे तभी आप अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ, अपने रिलेटिव्स, अपने आजू बाजू वाले जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ आप चेंज कर सकते हो. वेन एवर यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए ये जो स्टेप है ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. थैंक्स अ लॉट पीपल. आज के लिए इतना बहुत है.